दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम मम्मी पापा के बारे में तो सोचो। नहीं शालू, मेरे बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? दीदी बारात नीचे खड़ी है, आप ऐसे नहीं जा सकती। पता है पापा ने कितना खर्चा किया है। शालू मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं भाग रही हूँ, तू संभाल लेना। रुक जाओ दीदी, प्लीज बात को समझो ना। अरे क्यों रुक जाओ, किसके लिए रुक जाओ? अमित जी के बारे में तो सोचिए। क्यों, कौन लगता है वो मेरा? अभी शादी हुई नहीं जो उसके बारे में सोचूं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे अमीर खानदान के बहू बनना है। दीदी रिश्ता पक्का होने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था ना। सुन, देख अब मेरा मूड बदल गया है, मैं कोई माचिस की डिब्बी जैसे घर में नहीं रह पाऊंगी। जा रही हूं मैं, मुझे जाने दे। शालू को अकेला छोड़कर उसकी बहन प्रिया अपनी ही शादी छोड़कर घर से भाग गई। शालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब तक उसकी माँ कमरे में आई। शालू बेटा, तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? दरवाजे पर बारात आ गई है। अम्मी वो। अरे छोड़ तू अपनी बातें, प्रिया कहाँ है? मम्मी दीदी। क्या दीदी, उसका मेकअप अच्छा नहीं हुआ क्या? मम्मी दीदी भाग गई। है? भाग गई? कहाँ भाग गई? मम्मी बैठो अब पहले। अरे बेटा बाहर बहुत काम पड़ा हुआ है, अपनी दीदी को लेकर आ जाना, मजाक का वक्त नहीं है ये। मम्मी दीदी सच में भाग गई शादी छोड़कर। क्या कहा? हाँ मम्मी। अपने पापा को बुला कर ला जल्दी। अभी बुलाती हूँ। शालू भागकर बाहर आती है और अपने पापा को यहाँ वहां ढूंढने लगती है। अरे शालू कहाँ भागी जा रही है, इधर आ। पापा, पापा आपसे काम है, इधर आइए ना। अरे क्या हुआ, क्या काम है? पापा वो आप मेरे साथ चलिए ना। अरे क्या बोल रही है? अच्छा वो सब छोड़, इनसे मिल, नरेश अंकल, इनका लड़का दुबई में है। क्या बोल रहे हो पापा, आप इनसे मुझे क्या करना, आप मेरे साथ चलो ना। अच्छा अच्छा चल रहा हूँ। प्रकाश शालू के साथ कमरे में आता है और परेशान बैठी शांति को देखकर पूछता है, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों? सुनिए जी, हमारी तो नाक कट गई। अरे क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शालू भी भागते भागते आई, तुम भी यहाँ ऐसे बैठी हुई हो। प्रिया घर से भाग गई। क्या? किसके साथ? किसी के साथ नहीं। ये क्या चल रहा है, जरा अच्छे से बताओ। और प्रिया कहाँ गई है? पापा दीदी ने कहा उन्हें इस मिडिल क्लास लड़के से शादी नहीं करनी, इसलिए वो भाग गई। हे भगवान, अब क्या करें? बारात आ गई है, अमित मंडप में बैठा हुआ है। सुनिए आप मना कर दीजिए उन लोगों से। अरे कितनी बदनामी होगी फिर हमारी, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? शालू बेटा, अब तेरे हाथ में है सब कुछ। क्या बोल रहे हो पापा? बेटा तू अपनी दीदी की जगह अमित से शादी कर ले। पापा मैं, लेकिन शादी तो दीदी की तय हुई थी ना। अब तू देख रही है ना क्या परिस्थिति है, संभाल ले बेटा। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। शालू अपने मम्मी पापा की बात मानकर अमित के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अमित को समझाना भी बाकी था। क्या वो अंकल, आप इस तरह परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा वो अकेले में तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम जरा मेरे साथ चलो ना। जी अंकल। प्रकाश अमित को अंदर ले आता है और अंदर शालू और शांति को देखकर अमित को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और प्रिया कहाँ है? पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटा इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाए हैं। वो दरअसल। क्या अंकल? वो प्रिया ने ऐन मौके पर शादी से इनकार कर दिया। क्या? तो अब क्या होगा? बारात में इतने लोग आए हैं, सबके सामने मेरी इज्जत है, पापा मम्मी की इज्जत का क्या? अमित बेटा शांत हो जाओ। अरे पर प्रिया गई कहाँ? वो अपनी बुआ के घर चली गई है। वो तो चली गई, अब मैं बारात वापस ले जाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। तुम टेंशन मत लो बेटा, हमारे पास एक रास्ता है। क्या? तुम शालू से शादी कर लो। क्या? बेटा हमें शालू की शादी तो एक न एक दिन करनी है, और तुम तो हमारे देखे भाले हो। इतना खर्चा हुआ है, रिश्तेदार बाहर खड़े हैं, बारात वापस जाएगी तो बहुत झमेला हो जाएगा। मुझे सोचने का वक्त दीजिए। मुहूर्त निकलने से पहले सोच लेना बेटा। ठीक है मैं तैयार हूँ, शायद यही किस्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा हमारी परेशानी समझने के लिए। नहीं नहीं, इसी में सबकी भलाई है शायद। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अमित बाहर चला जाता है और शालू शादी के जोड़े में तैयार होकर मंडप में बैठ जाती है। शादी का कार्यक्रम अच्छे से निपट जाता है और प्रिया की जगह शालू अपने ससुराल आ जाती है। अमित जी मैं समझती हूँ,
जितना ये सब आपके लिए मुश्किल है, उतना ही मेरे लिए भी है। अब ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम ज्यादा सोचना बंद करो और आराम से रहो। जी अमित जी। ससुराल में धीमे धीमे दिन गुजरने लगते हैं। शालू का अपने मायके में आना जाना लगा रहता था और फिर एक दिन जब वो अपने मायके आई हुई थी तब कोई वापस आया हुआ था। प्रिया। दीदी। मम्मी पापा शालू। तो ठीक है ना बेटा, कहाँ चली गई थी तू? मम्मी मैं अपने दोस्त के पास थी और आप लोगों से नाराज भी। हमने क्या किया? अगर तुझे लड़का पसंद नहीं था तो पहले ही बता देती, हम तेरे लिए वैसा ही लड़का ढूंढते। पापा मुझे लगा कि आपकी पसंद है तो मना कैसे करूं, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए हम तुम्हारे हिसाब का लड़का ढूंढ लाएंगे। ठीक है। और बता शालू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ और अमित जी भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा, और ये चीन सोने की है या फिर नकली? नकली नहीं है दीदी, ये तो असली सोने की है और ऐसी दो और है मेरे पास। अरे वाह, इतना पैसा कहाँ से आया? पापा ने दिया होगा। पापा ने नहीं, बल्कि अमित जी लाए हैं। क्या बात है। तो कैसा है तेरा 4 कमरों का ससुराल? कौन सा 4 कमरों का? हमारा तो बढ़िया सा घर है दीदी। अच्छा चलो बढ़िया है, आऊंगी कभी घूमने तेरे ससुराल। जरूर। अच्छा मम्मी अभी चलती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना और आती रहना। शालू अपने ससुराल वापस आ जाती है और उसका देवर विपिन पूछता है, आज बड़ी जल्दी आ गई आप मायके से, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। शालू के चेहरे को देखकर घर के सभी लोग समझ जाते हैं कि कोई तो बात है। क्या हुआ बहू, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर अचानक से क्या हुआ? गई तो बड़ी खुशी खुशी थी। अरे मेरी बीवी थक गई होगी, आप लोग उस पर सवालों की बारिश मत करो, उसे आराम करने दो। ठीक है बहू, तू आराम कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट मंचूरियन बना देती हूँ। हाँ ये आइडिया अच्छा है, और मैं आइसक्रीम ले आता हूँ। अमित बाहर चला जाता है और शालू अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। हमारी शादी कैसी भी हुई हो, लेकिन अमित और उनके घर वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं। जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। शालू के मन में विचारों का तूफान सा चल रहा था। आज प्रिया को देखकर उसे 6 महीने पुरानी सारी बातें याद आ चुकी थी, जिस वजह से वो थोड़ी परेशान थी। शाम को अमित से रहा नहीं गया और उसने शालू से परेशानी की वजह पूछी। क्या हुआ है तुम्हें? इतना किस बात को लेकर परेशान हो? वो अमित जी। हाँ बोलो। दीदी घर आ गई है। तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें क्यों टेंशन है? नहीं मैं टेंशन में नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। अरे छोड़ो उनकी बातों को, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सही कहा आपने, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। हाँ और नहीं तो क्या, चलो बाहर घूम कर आते हैं। अभी इस वक्त? हाँ तो क्या हुआ, चलो ना। ठीक है चलो। अमित और शालू बाहर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और तभी शालू पर प्रिया का फोन आता है। हाँ दीदी कहिए। तू कहीं बाहर है क्या? हाँ दीदी, वो अमित जी के साथ घूमने आई थी। क्या बात है, तेरा तो सही चल रहा है। और अमित जी आपने मुझे तो घुमाया नहीं कभी। दीदी। अरे मजाक कर रही हूँ, तुम लोग घूम लो, मैं सोच रही थी कल तेरे घर आऊं। ठीक है दीदी आ जाओ ना। शालू ने फोन रख दिया और अमित ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा मन नहीं था जब उनको बुलाने का, तो फिर हाँ क्यों किया? अब दीदी को मना तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन प्रिया शालू के घर आती है और सबसे मिलती है। कैसी हैं आप आंटी जी? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कब वापस आए? बस कल ही आई। शालू तो बहुत तारीफ करती है अपने ससुराल की, तो मैंने सोचा आज देख भी लूं। देख लो, मेरे तो सिर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है आंटी जी। प्रिया हॉल में बैठी हुई थी और शालू कमरे में आई। अरे दीदी आप तो बड़ी जल्दी आ गई। तो तू क्या चाहती है, मैं रात में आऊं? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप बैठिए मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। शालू किचन में जाती है और प्रिया घर में यहाँ वहां घूमने लगती है। तभी विपिन उसे देखता है। अरे भाभी। भाभी? ओ सॉरी, यही बोलता था ना मैं तुम्हें प्रिया। हाँ, और बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और क्या काम कर रहे हो आजकल? काम क्या, मैं तो अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, मतलब लाइफ में सेटल होने का प्लान है। अब वो तो होना ही पड़ेगा, भैया का काम तो अच्छा चल रहा है तो मुझे भी अच्छा ही करना है। हाँ हाँ जरूर करो।
दीदी अभी आई। चलो विपिन, बाद में बात करती हूँ। दीदी यहाँ कमरे में आ जाइए ना। आ रही हूँ आ रही हूँ। प्रिया और शालू काफी देर तक बातें करती हैं और शाम के समय प्रिया अपने घर लौट जाती है। बड़ी देर लगा दी तूने आने में बेटा। हाँ मम्मी, वो थोड़ा टाइम लग गया। शालू का घर तो बड़ा अच्छा बन गया है अब। हाँ, 1 महीने बाद ही काम शुरू हो गया था। अच्छा, पापा कहाँ है? पापा तेरे लिए लड़का देखने गए थे, जैसा तुझे चाहिए था वैसा। अच्छा। प्रिया और शांति बात कर रहे थे तभी प्रकाश भी आ गया। क्या हुआ, कुछ बात बनी? नहीं, बात तो नहीं बन पाई। पता नहीं क्या होगा। सही सा लड़का था अमित, थोड़ा सा सोच विचार कर लेती तो क्या बुरा हो जाता। अरे अब उससे कुछ मत कहो। हाँ लेकिन फिर भी अब लोग कहते हैं छोटी बेटी की शादी हो गई, अब बड़ी रह गई है। कोई बात नहीं, अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है बेटा। वैसे मैं सोच रही थी अमित का छोटा भाई भी तो है, क्या नाम है उसका? विपिन। हाँ वही, वो भी तो तेरे बराबर का है। हाँ वो तो है। तो फिर विपिन से ही बात करते हैं ना। अरे क्या बात कर रही हो तुम, वो नहीं माने तो। देखो, वो प्रिया को पहले से ही जानते हैं, ऐसा भी कुछ मन मुटाव नहीं है, और अब दोनों बहनें एक ही घर में हो जाए तो क्या दिक्कत है? मुझे तो ये रास्ता सही नहीं लगता। अरे यही सही है। सुन प्रिया, अब तू ना वापस उन लोगों को इम्प्रेस कर, और फिर मैं मौका देखकर बात करूंगी। ठीक है। अरे पर सुनो तो। आप तो रहने ही दो, हम कर लेंगे जो करना है। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अगले दिन से प्रिया उसी जिम में जाती है जहां विपिन जाया करता था। अरे तुम भी यही हो? हाँ मैं तो यही आता हूँ प्रिया। चलो अच्छा है, मुझे लगा मैं अकेली रहूंगी। नहीं नहीं, मेरे आने का टाइम यही है। वाह, अच्छी बात है। प्रिया अब रोज विपिन के साथ ही जिम आती जाती थी। विपिन से तो दोस्ती हो गई, अब आंटी जी को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो जिम ही तो जाती है तू, आज एक काम कर, उन सब के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर उनके घर जा। ठीक है, लेकिन इससे असर पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं अभी कुछ बढ़िया सा बना लेती हूँ। प्रिया शालू के ससुराल वालों के लिए खाना बना कर लाती है। अरे दीदी आप? हाँ वो आज मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो सोचा आप सबके लिए ले चलूं। अच्छा, आइए ना। हाँ हाँ, आ ही रही हूँ। अब मुझे यहाँ आने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं वो तो नहीं है दीदी। बहू आजकल प्रिया का मिलना जुलना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या मतलब मम्मी जी? विपिन बता रहा था कि ये जिम भी जाती है। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया। अजीब बात है कि तुझे नहीं पता, और आज खाना बनाकर भी ले आई। पता नहीं दीदी के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है भाई। अरे आंटी जी, शालू आप लोग वहां क्यों खड़े हैं, आइए ना। विपिन तुम भी आ जाओ। हाँ प्रिया, आ रहा हूँ। क्या बात है, आज तो पाव भाजी की पार्टी हो रही है। दीदी बनाकर लाई है घर से। चलो फिर देर किस बात की। मेरे तो जरा सिर में दर्द है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे आंटी जी, आपका सिर ज्यादा ही दर्द होने लगा है, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जरूरत कैसे नहीं है? अब शालू अकेले क्या क्या करेगी, वो कैसे आपका ध्यान रखेगी? ऐसी बात नहीं है, शालू मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अरे आप एक बार मेरे हाथ से चंपी करवाइए तो। प्रिया जबरदस्ती शालू की सास के सिर में चंपी करने लगती है। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा बेटा, लेकिन अब देखो शाम हो गई है, तुम अपने घर जाओ। मैं अकेले कैसे जाऊं? जैसे आई थी बेटा। अच्छा विपिन, चलती हूँ मैं। हाँ प्रिया, बाय। विपिन वैसे तुम मुझे छोड़ देते तो। नहीं दीदी, देवर जी अभी बिजी हैं, मैं आपके लिए ऑटो बुक कर देती हूँ। नहीं नहीं, चली जाऊंगी मैं। ठीक है दीदी, बाय। प्रिया अपने घर वापस आ जाती है और उसके आते ही शांति पूछती है, क्या हुआ, कुछ बात बनी क्या आज? नहीं मम्मी, आज तो कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगला मौका भी जल्दी ही मिलेगा। अगले दिन प्रिया जिम में विपिन से मिलती है और उससे घर के हालचाल पूछने लगती है। हाँ, शालू कैसी है? वो तो भाभी के पैर में मोच आ गई आज सुबह। क्या? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? प्रिया जिम से भागती हुई शालू के घर पहुंचती है। शालू मेरी बहना। क्या हुआ दीदी? अरे विपिन ने बताया तुम्हारे पैर में मोच आ गई है। हाँ लेकिन अभी तो आराम है।
नहीं नहीं नहीं, तुम आज आराम करो। क्या दीदी, फिर घर के काम कौन करेगा? ये घर मेरा नहीं है क्या? क्या कहा? अरे मेरा मतलब है आप सब लोग मेरे अपने हो, ये घर मेरे घर जैसा ही है, मैं करती हूँ ना आज का काम। रहने दो बेटा, तुम मत करो, हम कर लेंगे। मुझे बुरा लग जाएगा आंटी जी, आप लोग मुझे अपना नहीं मानते। आज का काम मैं ही करूंगी। हाँ ठीक है भाई, अब जैसी तेरी मर्जी। प्रिया जबरदस्ती किचन में घुस जाती है और खाना बनाने लगती है। शाम तक वो शालू के घर पर ही रहती है। दीदी अब आपको जाना चाहिए, मेरा दर्द भी ठीक हो गया है। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही जब तक तेरा पैर ठीक से ठीक नहीं हो जाता। मम्मी आपका इंतजार कर रही होगी दी। अरे नहीं शालू, मैं मम्मी को फोन कर चुकी हूँ, वो खुद तुझे देखने यहाँ आ रही है। अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं है। शालू कुछ और बोलती तब तक उसकी माँ शांति दरवाजे पर खड़ी थी। हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? अरे मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, आइए समदन जी बैठिए, बहू तो खाने की तैयारी कर ले। मैं भी चलती हूँ। किचन में शालू और प्रिया एक साथ काम कर रहे थे, तभी शांति ने गीता से कहा, बहन जी मैं बहुत दिनों से कुछ सोच रही थी, आज मौका पड़ा है तो सोचा कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। हाँ हाँ बोलिए ना। मैं सोच रही थी क्यों ना हम विपिन और प्रिया की शादी करवा दें। शांति की बात शालू और प्रिया ने भी सुनी थी, लेकिन गीता कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, जिस पर शालू बाहर आई और बोली, मम्मी आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अरे तेरी बहन की बात है बेटा, तू भड़क क्यों रही है? एक घर में दोनों बहनें रह लेंगी। मम्मी बहन के लिए, आप सबके लिए, समाज के लिए जितना सोचना था मैंने सोच लिया। वो तो अच्छा है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, मुझे कभी कुछ कमी महसूस नहीं हुई। अरे तो इसमें बुरा क्या है? ओह प्लीज दीदी, आपको थोड़ा तो सोचना समझना चाहिए। क्या बोल रही हो आप? अरे विपिन में क्या बुराई है, मुझे भी ठीक लगा। माफ कीजिए, लेकिन आप मेरे मायके तक की रहिए दीदी, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे बारे में सोच रही थी, कभी तुझे अकेले काम ना करना पड़े। दीदी इतना ही अगर आपने मेरे बारे में सोचा होता तो शादी का मंडप छोड़कर भाग नहीं गई होती। और मम्मी आप दीदी का साथ कैसे दे रही हो इस सब में? अच्छा तो अब समझ में आया आखिर क्यों इतना आना जाना दोस्ती बढ़ाना लगा हुआ था। हाँ मम्मी जी, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली थी। अब क्या मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे घर से निकल जाओ? चली मम्मी, बहुत बेइज्जती हो गई अब तो। हाँ पहली याद नहीं आई बहन, जब आपकी डोली में मैं चढ़ रही थी। दोबारा मत आना मेरे घर। प्रिया और शांति अपने घर लौट जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आज वो दोनों शालू की नजरों में भी गिर गए थे। भैया कल जो टमाटर लिए थे उनमें से 4 टमाटर बिल्कुल सड़े निकल गए। भाभी जी आपकी ये आदत बिल्कुल सही नहीं है। अगर अगले दिन कोई सब्जी सड़ जाए तो वापस करने चली आती हो। मैं भी सब्जी खरीद के लाता हूँ, उसके अंदर थोड़ी ना घुसता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम सड़ी सब्जी दे जाओगी और मैं कुछ कहूंगी भी नहीं? इन टमाटरों को बदल लोगे तो 1 किलो आलू खरीद लूंगी। सब्जी वाला सोचता है और फिर ठीक है भाभी जी, टमाटर बदल देता हूँ और 1 किलो आलू तौल देता हूँ। रुको, आलू मैं देख कर लूंगी, वरना छोटे छोटे आलू भर देते हो। और हाँ, थोड़ा धनिया और हरी मिर्च भी डाल देना। भाभी जी कल 1 किलो टमाटर के साथ 10 रुपए का धनिया फ्री ले गई थी और हरी मिर्च आसमान छू रही है। आप फ्री में लेने की बात कर रही हो। ठीक है फिर आलू रहने दो, ये टमाटर मैं लेकर जा रही हूँ। भाभी जी टमाटर बदल लिए पर आलू ये तो ले जाओ। टमाटर बदलवा कर रागिनी फुर हो गई। ये आज की झिकझिक नहीं थी। रागिनी हर रोज सब्जी वाले से 10-10 रुपए बचाती। कुछ होते हैं लालची और कुछ होते हैं रागिनी के जैसे, जो पार्टी में मिली फ्री में मिली पानी की बोतल भी घर ले आए। टमाटर लेकर रागिनी घर में घुसती है। बहू ये 4 टमाटर लेकर कहाँ से आ रही है? मम्मी जी कल सब्जी वाले ने 4 टमाटर खराब दे दिए तो उन्हें बदल कर लाई हूँ। रागिनी तूने कल टमाटर थैली से बाहर नहीं निकाले इसलिए सड़ गए होंगे, और अगर सब्जी वाले ने दे भी दिए तो बदलता कौन है? मम्मी जी आलू तो रखे ही हैं, अब ये 4 टमाटर शाम की सब्जी में काम आ जाएंगे, वरना अलग से सब्जी खरीदनी पड़ती। आज विनोद की छुट्टी है तो चाय भी नहीं बनाई? मम्मी जी अभी बना देती हूँ चाय। वो चाय बनाने गई पर चीनी का डिब्बा खाली। उसने तुरंत कैलेंडर देखा। हे भगवान, आज तो 28 तारीख है, मतलब महीना पूरा होने से 2 दिन पहले ही चीनी खत्म। 2 दिन कैसे काम चलाऊं? फिर क्या, रागिनी ग्रोसरी शॉप पर जाने की बजाय कटोरी निकालकर चल दी अपनी पड़ोसन नीना के घर और नीना का दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खुला, नीना बालों में टॉवल लपेटे हैरानी से।
रागिनी, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों पीट रही हो? सॉरी सॉरी नीना जी, मुझे लग रहा है आप नहा रही थी, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी सुबह सुबह क्या कोई काम था? इतनी सुबह सुबह की वजह से ही आपके घर आना पड़ा जी, वरना तो सुपरमार्केट चली जाती, वो अभी खुली नहीं होगी ना। अरे रागिनी, बताओ ना तुम्हें कुछ चाहिए? रागिनी कटोरी आगे करते हुए। नीना जी, एक कटोरी चीनी मिल जाती तो सासू माँ को चाय बना देती, वरना बेचारी 11 बजे तक बैठी रहेगी। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वैसे रागिनी, सामने गुप्ता जी की शॉप तो खुल गई होगी, तुम चाहो तो वहां से ले सकती हो। ना नीना जी, ये गुप्ता जी तो चीनी के नाम पर धब्बा बेचते हैं। इनकी चीनी बिल्कुल पीली और लो क्वालिटी की होती है, हम पैसे डालते हैं, कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें चीनी दे देती हूँ। जी, थोड़ा जल्दी करिएगा। रागिनी का कुछ राशन तो नीना के घर से कटोरी कटोरी भर के आ ही जाता था। साधना को अपनी बहू की लालच भरी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। 2 दिन बाद रागिनी हॉल में। विनोद जी, आज तो 1 तारीख है, राशन का सामान लाना होगा, पैसे दे दीजिए। हाँ रागिनी, अभी देता हूँ। बेटा, इसे थोड़े ज्यादा पैसे दे देना, महीना खत्म होने से पहले ही इसका राशन खत्म हो जाता है, फिर इधर उधर भागती है। जी मम्मी, मैं अभी देता हूँ। बहू, इस बार राशन सही से खरीद कर लाना, तू सस्ता देखकर बेकार चावल खरीद लाई थी। मम्मी जी, चावल तो वही चल रहे हैं, ज्यादा ले लिए थे तो इस महीने वही चलेंगे। विनोद रूम से बाहर आकर पैसे देते हुए। ये लो धर्मपत्नी जी, पूरे 10,000 रुपए, कुछ पैसे बचाकर राशन ले आना। विनोद, तुझे पता है कितनी महंगाई है और तू बहू से कह रहा है कि 10,000 रुपए में से पैसे बचाकर राशन भी ले आना। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, हम मैनेज कर लेंगे। राशन का थैला उठाकर रागिनी सुपरमार्केट नहीं, गुप्ता जी की दुकान पर पहुंच गई। वही गुप्ता जी जिनकी 2 दिन पहले बुराई कर रही थी, अब सुपरमार्केट में पैसे कम नहीं करा सकती, पर गुप्ता जी के कान खाकर 100 के 90 तो करा ही सकती है। गुप्ता जी, ये लीजिए राशन की लिस्ट, सामान पैक कर दीजिए। लिस्ट लाइए रागिनी जी, अभी सामान निकाल के देता हूँ। जी गुप्ता जी। गुप्ता जी जीरा तौलते हैं। गुप्ता जी देखिए, 250 ग्राम से कम लग रहा है, थोड़ा और डालिए। मुझे तो बराबर लग रहा है, लेकिन आप कह रही हैं तो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। चीनी तौलते हुए। पिछली बार आपने चीनी बड़ी गीली गीली और बेकार सी दे दी थी, इस बार चीनी अच्छी लग रही है तो थोड़ा ज्यादा डाल देना, पिछली बार आधी चीनी तो बेकार हो गई। आपके अलावा किसी कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं की, खैर मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। गुप्ता जी ने सारा सामान थैले में रख दिया। ये लीजिए, आपके 8,200 रुपए हो गए। ये लीजिए, पूरे 8,000 रुपए। रागिनी जी, इतना कम नहीं हो पाएगा, सारा पैकेट वाला सामान है, इसमें इतनी कमाई नहीं होती। गुप्ता जी, इतना सामान लिया है, क्या 200 रुपए कम नहीं कर सकते? आप जितने रुपए कम कर रही हैं उतने तो मैंने कमाए नहीं है, मैं भी पैसों से सामान लाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए 100 रुपए, अब 1 पैसा नहीं दूंगी, वरना सामान छोड़कर चली जाऊंगी। रागिनी जी, एक तो तौल में सामान बढ़ा लेती है, पैसे देने के टाइम झिक-झिक। अच्छा लाइए। ये लीजिए। रागिनी राशन का थैला उठाकर वहां से घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो हैरान हो गई, उसकी चाची आशा उसकी सास के साथ चाय की चुस्कियां लगा रही थी। रागिनी आ गई, कब से तेरी चाची तुझे पूछ रही थी। चाची आप अचानक कैसे, आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाली हैं। बेटा, तुझे पता ही होगा, अंशुल की शादी है तो उसका कार्ड देने आई हूँ। हाँ, अंशुल की शादी का तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। अब क्या, 8 दिन बाद शादी है, आप सभी लोगों को शादी में आना है। आशा जी, आपसे झूठ क्या कहे, मेरे घुटनों और कमर में दर्द रहता है, मैं नहीं आ पाऊंगी, पर रागिनी और विनोद जरूर आएंगे। फिर भी बहन जी कोशिश करना। रागिनी, ये लो कार्ड, अब मैं चलती हूँ। चाची, इतनी जल्दी क्या है? बेटा, इस शहर में कई जगह भी कार्ड देने हैं। ठीक है चाची जी, फिर शादी में मिलते हैं। आशा के घर से निकलते ही रागिनी अपने रूम में जाकर अपनी माँ नेहा को कॉल लगाकर गिले शिकवे करना शुरू कर देती है। हेलो माँ। हेलो रागिनी बेटा, तूने 2 दिन से कॉल नहीं किया, सब ठीक तो है? माँ, टाइम ही नहीं मिला, बाकी सब ठीक है, पर चाची जी ने आकर मूड खराब कर दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? चाची जी सिर्फ आधा किलो मिठाई लेकर आई और जाते वक्त किसी को विदाई में 100 रुपए तक नहीं दिए। बेटा, तू उनके घर जाती है तो वो हमेशा देती है, शायद भूल गई होगी। वो तो चली गई, लेकिन मेरी सास, वो देखना पीछे पीछे ताने मारेगी। बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे तू अंशुल की शादी में क्या पहनेगी? मैं तो सोच रही हूँ बढ़िया सा लहंगा खरीद लूंगी।
बेटा बाद में बात करती हूँ, शायद बहू कहीं जा रही है। ठीक है माँ। रागिनी के मन में लहंगा लेने का ख्याल तो होता है, पर उसकी लालची आदत उसकी जेब से पैसे निकालने ही नहीं देती। फिर भी वो एक रात विनोद से, विनोद जी, हम अंशुल की शादी के लिए लहंगा खरीदना चाहते हैं, बताइए कल शॉपिंग पर ले चलेंगे। रागिनी, इस सब में क्या फिजूल खर्च करना? मतलब मैं शादी में साड़ी पहनूंगी। मैंने ऐसा कब बोला? फिर क्या? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी एक नंद भी है जो अभी हॉस्टल में है। क्या जबरदस्त आइडिया दिया है। वैसे शालिनी कल हॉस्टल से वापस आ रही है, उसके पास तो 3-4 लहंगे हैं। अब सपने में लहंगे देखने मत लगना, चुपचाप सो जाओ। दोपहर 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रागिनी समझ गई ये इंतजार खत्म होने की घंटी है। रागिनी दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसकी नंद सूटकेस के साथ खड़ी होती है। शालिनी, तुम आ गई? शालिनी रागिनी को इग्नोर करते हुए, मम्मी कैसी हो आप? हॉस्टल में आपकी बहुत याद आती थी। बेटा, सुबह से मैंने नाश्ता तक नहीं किया, मैंने सोचा तू आ जाएगी तो साथ में ही खाएंगे। शालिनी, ये लो पानी, बताओ तो चाय बना लाऊं? भाभी, इतनी गर्मी है, चाय नहीं, अगर कोल्ड ड्रिंक हो तो ले आओ। शालिनी, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। मैंने ये सोचा भी कैसे कि कोल्ड ड्रिंक होगी। हमारी लालची भाभी पैसा बचाने की वजह से सिर्फ फ्री का सामान लाती है। शालिनी, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। खैर, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना खाते हैं। शालिनी अपनी मम्मी के साथ लंच करके रूम में जाती है और फिर क्या, उसकी लालची भाभी वहां पधार जाती है। भाभी, आप, कोई काम था? हाँ शालिनी, मुझे तुमसे कुछ लेना था। हाँ बताओ भाभी, वैसे भी आपको मेरी हर चीज पसंद आती है, आज क्या चाहिए? शालिनी, वो मेरी चाची के लड़के की शादी है, आपके भैया ने लहंगे खरीदने से मना कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। देखिए भाभी, आपको मेरा लहंगा चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरे सीधे साधे भैया पर इल्जाम मत लगाओ। उनकी हिम्मत है वो आपको कुछ लेने के लिए मना करें। शालिनी, मैं सच कह रही हूँ। वैसे तुम मुझे पिंक वाला लहंगा दे देना, अगर फिटिंग सही करानी होगी तो करा लूंगी। वो लहंगा, वो तो मैं हॉस्टल में ही छोड़ आई, आप मैरून कलर वाला लहंगा ले लो। रागिनी सोचते हुए, ठीक है शालिनी, वो मुझे ज्वेलरी के साथ दे दो। शालिनी अलमारी से निकाल कर लहंगा दे देती है। रागिनी लहंगा लेकर जा ही रही थी, तब तक साधना अपनी लालची बहू की कहानी सुनने शालिनी के पास आ जाती है। ये रागिनी, ये यहाँ से क्या ले जा रही थी? मम्मी, सच में भाभी के इतना लालची इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। मैं आकर बैठ नहीं पाई, तब तक भाभी की शादी में पहनने के लिए लहंगा मांग ले गई। क्या करा जाए, हर रोज पड़ोसियों से मांगने चल देती है और सब्जी वाले और दूध वालों से 10-10 रुपए के लिए झिक-झिक करती रहती है। अब क्या ही कर सकते हो, भैया तो इतने सीधे हैं और ये हर चीज पर मुंह फुलाए रहती है। तू ज्यादा मत सोच, आराम कर ले। दिन गुजरते हैं और रागिनी अपने भाई की शादी के लिए अपने मायके पहुंच जाती है। शादी वाले दिन रागिनी मरून लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। शादी में खाना, गाना, नाचना सब कुछ हो जाता है। अब आती है मेहमानों की विदाई की बारी। आशा, तूने सब लड़कियों की विदाई कर दी, अब रागिनी की भी कर दे। चाची जी, वैसे ये विदाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, अब हम निकलते हैं। ऐसे कैसे दामाद जी, अभी तो हम आपकी विदाई अपने घर से करेंगे। मम्मी जी, आप हमेशा तो करती हैं, इस बार चाची जी के घर से निकल जाएंगे। रेखा भाभी, सच में हमारा ये दामाद सबसे सीधा है। रागिनी, मेरे साथ रूम में आ जा, तुझे जो साड़ी पसंद आए वही ले ले। जी चाची जी, मैं आती हूँ। हाँ बेटा, तू जाकर साड़ी पसंद कर ले, मैं दामाद जी से बातें कर रही हूँ। आशा रागिनी को कमरे में ले जाकर कई साड़ियां दिखाती है। रागिनी बेटा, तुझे कौन सी साड़ी अच्छी लगी? चाची, ये ग्रीन वाली साड़ी अच्छी लग रही है। चाची जी, क्या आप मेरी सास के लिए भी साड़ी भेजेंगी? बेटा, मैंने उन्हीं मेहमानों को साड़ी दी है जिन्होंने शादी अटेंड की है, ऐसी मैं किसी को भी साड़ी नहीं भेजी है मैंने। चाची जी, आपने उन्हें शादी में बुलाया, वो आ नहीं पाए, लेकिन उनकी साड़ी तो भेजनी चाहिए, वरना कहेंगे अपनी बेटी के लिए साड़ी और सास को पूछा भी नहीं। ठीक है बेटा, एक साड़ी उनके लिए भी पसंद कर ले। ये लाइट कलर में सही रहेगी। और आपके दामाद जी के लिए पैंट शर्ट लाई है क्या, या कुर्ता पैजामा? रागिनी बेटा, मैंने जेंट्स के कपड़ों का नहीं रखा है, उन्हें मैं लिफाफा दे दूंगी। चाची जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। हमारे यहाँ तो लड़की और दामाद को जोड़े से ही कपड़े देते हैं, वरना ससुराल वाले बातें बनाएंगे। रागिनी, अब शादी में इतना खर्चा हो गया है कि जेंट्स के कपड़े लेने के लिए बजट ही नहीं रहा। ठीक है, फिर आप लिफाफा ही दे दीजिए। अब इन सब के लिए मुझे ही सुनना पड़ेगा।
खैर, बहू के घर से आई खाने पीने की चीज पैक करने में कंजूसी मत करना। नहीं बेटा, खूब सारी मिठाइयाँ और पूरी बांध दी है, एक डिब्बा भर मठरी भी पैक कर दी है। और नहीं तो क्या चाची जी, हम अपने भाई की शादी की खुशी में मोहल्ले भर में बांटेंगे। लालची रागिनी अपनी चाची के यहाँ से 2 साड़ियाँ और पूरे घर के लिए लिफाफे और साथ में ढेर सारा खाना पैक करवा के अब चली अपनी माँ के घर। हॉल में बैठे उसके भैया और भाभी की नजर उस पर पड़ी। लो जी, आ गई आपकी लालची बहन। अब देखना ये मेरी जेब खाली करवा के ही जाएगी। रागिनी हॉल में आती है। आइए दीदी, जीजा जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाभी जी चाय वाय रहने दीजिए, वो तो मम्मी जी का मन था इसलिए चले आए, वरना हम निकल ही रहे थे। फिर भी कुछ तो खाइए। भाभी इतना पूछना क्या, कोई आपके घर आया है, कुछ तो खिलाओगी? जी दीदी, अभी लाई। नेहा घर पर बनी क्रिस्पी सी मूंगफली की नमकीन और कोल्ड ड्रिंक लाती है। ये लीजिए, मूंगफली की नमकीन घर पर ही बनाई है। हाँ माँ, इस बार हमारे खेत में मूंगफली और चना की दाल की फसल हुई थी। और क्या बेटा, खूब बढ़िया पैदावार हुई है। मम्मी जी, भाई से कहकर 10 किलो मूंगफली और 10 किलो दाल मेरी गाड़ी में रखवा दो। दीदी, आप कहे तो ये नमकीन भी बांध दूं, कल ही बनाई है। भाभी जी कैसी बातें कर रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रागिनी, तू 10 किलो चने की दाल का क्या करेगी? तेरे घर में 5 लोग ही हैं, ज्यादा दिन रखा तो खराब हो जाएगी। भैया, 5 किलो का बेसन पिसवा दूंगी, बाकी दाल के काम में आ जाएगी। तू जा, दाल और मूंगफली स्टोर रूम से निकाल कर रागिनी की गाड़ी में डाल दे। ठीक है माँ। मम्मी जी का वश चले तो रागिनी दीदी की गाड़ी में यहाँ के टेबल फर्नीचर भी बनवा दे। हे भगवान, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? भाभी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं तो ये सोच रही थी, जीजाजी ने मना कर दिया, वरना एक डिब्बा नमकीन भी बांध देती। भाभी, आपका इतना ही मन है तो प्लीज पैक कर दीजिए, ये नमकीन बहुत अच्छी है। रागिनी अपनी माँ से मोटे लिफाफे और ढेर सारा अनाज लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। अब इतना कुछ मायके से लेकर आई तो सास को तो खुश होना ही था, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। विनोद ने अनाज के थैले लाकर हॉल में रखे। ये लीजिए मम्मी, आपको मूंगफली बहुत पसंद है, अपनी ससुराल से ढेर सारी मूंगफली ले आया हूँ। भैया, दूसरे थैले में क्या है? चने की दाल, पूरे 6 महीने चलेगी और बेसन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी, ये लीजिए, चाची जी ने आपके लिए साड़ी और शालिनी के लिए कपड़ों के पैसे भेजे हैं, साथ में ढेर सारे लड्डू पूड़ी भी भेजे हैं। रागिनी, ये सब क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें मांगने का इतना ही शौक है तो कटोरा लेकर सिग्नल पर खड़ी हो जाओ। मम्मी, सही कह रही हो, भाभी की लालची आदत की वजह से ही चाचा जी ने इतनी पूड़ियां और लड्डू बांधे होंगे, और जो हम 15 दिन में भी खत्म नहीं कर पाएंगे। वैसे तेरी चाची ने मेरे लिए साड़ी क्यों भेजी जब मैं वहां गई ही नहीं? तो मेरी साड़ी की क्या जरूरत? तूने ही कुछ बोला होगा। मम्मी, उनके लड़के की शादी थी, इस खुशी में भेजी होगी। अब मुझे तो एक रुमाल तक नहीं दिया, तुम्हें साड़ी मिल गई तो खुश होना चाहिए। शादी के घर में वैसे ही इतने खर्च होते हैं, तेरी उनसे कपड़ों की उम्मीद रखना सही है? विनोद, तू तो इन बातों में दिमाग ही नहीं चलाता था। मम्मी, ये संगत का असर है। भाभी के साथ रहकर भैया की भी लालची आदत हो गई है, वरना हम लोगों को भाभी के मायके से आई चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वही तो रागिनी, जब तेरी माँ ने ये दाल और मूंगफली बांधी तो तूने मना नहीं किया। तू तो इस तरह अनाज बांध कर लाई है जैसे कि यहाँ भूखे मर रहे हो। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आपकी लालच की आदत से हम सब वाकिफ हैं। मम्मी जी जो पूछ रही है उसका जवाब दो। रागिनी विनोद को देखते हुए, मम्मी जी, जब हम लोग अनाज लेने ही गए थे तो मम्मी जी को मना क्या करते, बल्कि मैंने तो कहकर ज्यादा अनाज बंधवाया। अनाज लेने? मतलब तुम तो वहां अपने चचेरे भाई की शादी में गई थी। मम्मी जी, विनोद जी को जब पता लगा मेरे मायके में चने की दाल और मूंगफली की फसल हुई है, तब से ही वो वहां से मूंगफली और दाल मंगवाने की बात कर रहे थे। जब मैं वहां गई तो इन्होंने ही मुझे अनाज मांगने पर मजबूर किया। आहा, जब खुद को सही साबित नहीं कर पाए तो भैया को गलत बता रही है। आप लोग मुझे लालची लालची कहते हो, ये सब मैं खुद नहीं करती, बल्कि विनोद जी के कहने पर ही करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रही है, पहले शांत हो जा फिर बता। मम्मी जी, जो मैं सड़ी हुई सब्जियां सब्जी वाले से बदलती हूँ, दूध वाले से लीटर से ज्यादा दूध डलवाना, महीने से पहले राशन खत्म हो जाना, पर नीना जी के घर से मांग कर लाना, ये सब मैं आपके बेटे के कहने पर करती हूँ। विनोद, बहू जो कह रही है क्या वो सच है?
मम्मी मैं क्या करूं? अगर मैं इस तरह ना करूं तो सैलरी से मिल रहे सारे पैसे घर में खर्चे में ही उड़ जाएंगे। तू अपनी सैलरी के पैसे ऐसे जमा करेगा तो कहाँ ले जाएगा? मतलब आप कहना क्या चाहती है, सारे पैसे उड़ा दिए जाए? बेटा, अगर तेरे पास पैसे कम है तो मुझे बोल दिया होता, मैं अपनी पेंशन के पैसे से एक्स्ट्रा खर्च उठा लेती। इस तरह बहू के मायके से अनाज लेकर आना और मोटे मोटे लिफाफे लाना ये भीख मांगने से कम नहीं है। भाभी मुझे माफ कर देना, मैं तो हमेशा आपको लालची बोलती रही, लेकिन असल में मेरा खुद का भाई ही लालची है। मम्मी ये आखिरी बार था, आज से मैं रागिनी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा।